आर यू रेडी? आप सबको मेरा नमस्कार। आज भारत रत्न और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव जी की पुण्यतिथि है और मुझे ऐसा लगता है कि आधुनिक भारत की नींव रखने वालों में उनका नाम हमेशा अग्रसर रहेगा। चाहे वो युवा शक्ति को वोट का अधिकार देना हो, एक युवा भारत का सपना देना हो, और लोकतंत्र को मूलभूत जड़ों तक पहुंचाना हो, पंचायती राज के द्वारा महिलाओं को अधिकार देना हो, ये सारे काम राजीव जी ने किए। और सूचना और टेलीकॉम की जिस क्रांति का आज देश दंभ भरता है, उसके अग्रज, उसके अग्रसर रहने वाले राजीव जी ही थे। एक कृतज्ञ राष्ट्र आज उनका नमन करता है। एक बहुत अहम मुद्दा है जिसको लेकर आज हम आपके बीच में आए हैं, क्योंकि जब भी आप भाजपा से कोई भी सवाल पूछिए, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो राजस्व के बारे में, कोई भी सवाल पूछ लीजिए आप, उनका एक ही जवाब होता है, हमने तो फ्री में जी राशन बांटा है। मानो ऐसे बोलते हैं कि अपने घर से बोरों में भर के लाएंगे। देश का ही पैदा किया हुआ अनाज है, देश के किसानों का पैदा किया हुआ अनाज था, जो आपातकाल के दौरान, कोरोना की महामारी के दौरान उन्होंने बांटा। लेकिन अब भाजपा, और ये किसी भी मुद्दे पर उनसे आप बात कर लीजिए, ये जवाब जरूर आता है, हमने तो जी 84 करोड़ लोगों को, 86 करोड़ लोगों को मुफ्त का अनाज बांटा है। लेकिन अब भाजपा का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से लोगों के सामने आ गया है, क्योंकि खुद भाजपा के प्रवक्ता, उनकी ट्रोल आर्मी, उनके मंत्री, उनके मुख्यमंत्री और स्वयं प्रधानमंत्री जी भी एक मौका नहीं चूकते हैं एहसान लादने पर देश के ऊपर कि कैसे उन्होंने मुफ्त राशन बांटा कोरोना के दौरान। लेकिन अब असलियत यह है कि 2 जून की जो रोटी गरीब आदमी को नसीब हो रही थी, चुनाव खत्म हो गए और उसकी थाली पर प्रहार होने जा रहा है, उसके पेट पर लात मारने की पूरी तरह से तैयारी होने जा रही है। हम लोग अभी आपके साथ साझा भी करेंगे वो सारे डॉक्यूमेंट्स जिसके आधार पर हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार और शासन के कुछ दस्तावेज हैं और इनमें से कुछ जिला आपूर्ति अधिकारियों ने जारी किए हैं, कुछ जिला अधिकारियों ने जारी किए हैं। इसमें से बांदा है, कन्नौज है, गोंडा है, महाराजगंज है, गोरखपुर है, लखनऊ है, तमामों हैं। जो जो हमें मिलता गया हमने आपके साथ अभी साझा करेंगे। ये जो जारी किया गया है, इसमें साफ तौर से कहा गया है कि राशन कार्ड के कुछ अपात्र लोग हैं और वो तुरंत राशन कार्ड जमा कर दें। और वो अपात्र लोग कौन हैं? जिनकी खुद की जमीन ना हो, पक्का मकान ना हो, भैंस, बैल, ट्रैक्टर, ट्रॉली ना हो, मोटरसाइकिल ना हो, वो मुर्गा या मछली का जीविकोपार्जन न करते हो, आजीविका का कोई और साधन ना हो। अगर ऐसे लोगों के पास राशन कार्ड है तो वो तुरंत सरकार के पास उसको जमा कर दें, और अगर जमा नहीं करेंगे तो सरकार वसूली करेगी। और अभी हम आपको विस्तृत तरीके से बताते हैं क्यों और कैसे वसूली करेगी सरकार। एक पर्टिकुलर दाम पर गेहूं और चावल की, और अगर आपने वो भी नहीं किया तो आपकी संपत्ति की कुर्की की जाएगी। मतलब भाजपा की सरकार में, केंद्र और उत्तर प्रदेश की तथाकथित डबल इंजन की सरकार में, गरीब को और गरीब बनाकर कैसे रखना है, यही सारा मामला है। चुनाव खत्म, बड़े बड़े दावे खत्म, हर झोले पर छपकर प्रधानमंत्री और योगी जी की तस्वीरें आती थी, वो खत्म। अब गरीब का निवाला छीना जाएगा, गरीब के मुंह से कौर छीना जाएगा। दिक्कत सिर्फ ये नहीं है कि फर्जी राशन कार्ड को लेकर, तथाकथित फर्जी राशन कार्ड को लेकर सरकार का ये रवैया है। अब आप निर्ममता और क्रूरता देखिए इस सरकार की। इस देश में 84% लोगों की आय कम हो गई है। इस देश में बेरोजगारी 8% के पार है। नौकरियां चली गई, महंगाई से आप लोगों की कमर तोड़ ही रहे हैं। और अब आपने ये निर्णय लिया है कि राशन कार्ड वापस होंगे, और अगर आपने वापस नहीं किया तो ध्यान से सुनिएगा, 24 रुपए किलो पर आपसे गेहूं की वसूली होगी। और ये वो अनाज है जो आपको कोरोना काल के दौरान दिया गया था, तो ये रिट्रोस्पेक्टिव वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं की
और 32 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल की वसूली होगी। यही नहीं रुकती है क्रूरता और निर्ममता। नमक, तेल, दाल, मटर जो पिछले कुछ महीनों में दी गई लुभाने के लिए चुनाव के दौरान, उसकी वसूली मार्केट रेट पर होगी। और अगर ये वसूली नहीं हो पाई तो आपके घरों की, आपकी संपत्ति की कुर्की होगी। ये शासन आदेश आया है उत्तर प्रदेश की सरकार से, जिसका अनुसरण, जिसका क्रियान्वयन उत्तर प्रदेश के हर जिले में हो रहा है। हर जगह लोगों को कार्ड सरेंडर करने से मजबूर किया जा रहा है। मैं एक ही सवाल पहले पूछना चाहती हूं। मोटरसाइकिल पढ़ के मेरे दिमाग में एक सवाल आया कि गांव में मोटरसाइकिल होती है, घरों में मोटरसाइकिल। जिस घर में मोटरसाइकिल है और वहां पर लोगों की नौकरी चली गई, काम नहीं था कोरोना काल के दौरान, बच्चों को खिलाने के लिए ना पैसा था ना अनाज था, और खाद्य सुरक्षा बिल के तहत उन लोगों को अनाज पहुंचा, उस मोटरसाइकिल का क्या फायदा हुआ? तो अब आपने, क्योंकि उसका तब पेट भरा था, अब उसके पेट पर लात मारेंगे। ऐसे तमाम जिन कारणों को लिस्ट आउट किया गया वो इसी तरह के कारण है। हम आपके साथ जो डॉक्यूमेंट साझा करेंगे उसमें यह होगा। एक और बड़ा सवाल है, और यह बहुत अहम सवाल है, कि कुर्की की धमकी देकर, वसूली का डर दिखाकर तो चलिए आप राशन कार्ड जब्त करा लीजिएगा, लेकिन अगर ये तथाकथित राशन कार्ड अपात्रों के पास पहुंचे थे तो उन अधिकारियों का क्या होगा जिन्होंने इसको जारी किया था? शासन के वो तमाम अधिकारी जिन्होंने ये अपात्रों को तथाकथित राशन कार्ड जारी किया था, उनके खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा? एक्शन सिर्फ गरीब, एक्शन सिर्फ बेरोजगार, एक्शन सिर्फ मजबूर लोगों के खिलाफ लिया जाएगा, जनता जनमानस के खिलाफ लिया जाएगा। इन लोगों के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाएगा, ये सवाल तो पूछना जरूर बनता है, क्योंकि जारी तो सरकारी अधिकारियों ने ही किए थे। या तो हम ये माने कि चुनाव के पहले खूब प्रोत्साहित किया गया, सबको जारी करो राशन कार्ड, सबके घर पहुंचे वो झोला छपी हुई तस्वीरों के साथ, सबको हम ढिंडोरा और झुंझुना बजाएं कि हमने फ्री राशन बांटा, और जब चुनाव खत्म हो गया तो सरकार वसूली पर उतर आई। इसके अलावा इसका कोई और मुझे तो विस्तृत विवरण नहीं समझ में आता है। एक बात और बहुत जरूरी है, 2013 का जो खाद्य सुरक्षा कानून है वो ये साफ तौर से अंकित करता है कि किस राज्य में कितने लोगों को ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में कवर करना होगा खाद्य सुरक्षा से। उत्तर प्रदेश के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में ये आंकड़ा 79.5 करीब 80% है, और शहरी क्षेत्रों में यह आंकड़ा 64% से थोड़ा सा ऊपर है। अप्रैल 2022 की फूड ग्रेन बुलेटिन, जो कांग्रेस पार्टी नहीं मोदी सरकार जारी करती है, अप्रैल 2022 की पिछले महीने की फूड ग्रेन बुलेटिन के अनुसार उत्तर प्रदेश के 15 करोड़ 20 लाख लोग इसमें एलिजिबल हैं। तो अब सवाल यह उठता है कि जब आप लोगों से जबरन राशन कार्ड जमा करवा रहे हैं तो क्या आप यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत उनको लाभ मिले? क्योंकि राशन कार्ड जब जमा हो जाएगा तो 2 रुपए किलो पर भी अनाज नहीं मिलेगा। आप ये कैसे सुनिश्चित करिएगा कि जो कानूनी आवश्यकता है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत, करीब 80% ग्रामीण और 64% से ऊपर शहरों में, वो पूरा हो? क्या प्रबंध कर रही है सरकार खाद्य सुरक्षा देने के लिए? क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है, दिस गोज इनटू द रेमिट ऑफ लॉ। और इसीलिए हमारे कुछ सवाल हैं। जो नए मानक बने हैं, जिसमें एक मोटरसाइकिल, मुर्गी पालन, अगर आपके सर पे छत है, आप भले बेरोजगार हो, ये जो नए मानक बने हैं, क्या ये राशन कार्ड देते वक्त बनाए गए थे? पहला सवाल। हमारा दूसरा सवाल है, ये मानक राशन कार्ड देने के बाद क्यों बदले गए? तथाकथित अपात्रों को अगर राशन कार्ड पहुंचा तो कार्यवाही अधिकारियों के खिलाफ क्यों नहीं हो रही है, गरीबों के खिलाफ क्यों हो रही है? अपात्रों के पास अगर राशन कार्ड पहुंचा तो दिक्कत तो अधिकारियों की थी, अगर राजस्व का तथाकथित नुकसान हुआ है तो उनकी क्या जवाबदेही है?
अगर अपात्रों वाली बात हम आपके लिए, आपका छल 1 मिनट के लिए मान भी लें सच है, तो आप सो क्यों रहे थे? चुनाव के पहले आपने क्यों नहीं ये प्रक्रिया करी? आपने क्यों चुनाव में ये इंड्यूसमेंट किया? क्यों आपने चुनाव में ये प्रलोभन दिया? क्यों आपने चुनाव में झोले छपवाए अपने चेहरों के साथ? अपने घर से तो राशन नहीं ला रहे थे, वो तो खूब बांटा, खूब वोट पाए, और उसके बाद अब आप इसको खत्म कर रहे हैं। तो चुनावों के पहले ये कार्रवाई क्यों नहीं हुई थी? कानूनी आवश्यकता जो है उसके तहत खाद्य सुरक्षा से लोग वंचित हो जाएंगे, ये इंश्योर कैसे करेगी यूपी गवर्नमेंट ना हो? और अंत में क्या उत्तर प्रदेश की सरकार खाद्य सुरक्षा अधिनियम की कानूनी आवश्यकता, विच इज करीब 80% ग्रामीण और करीब 64% शहरी को पूरा कैसे करेगी, ये जरूर बताएं। हम अंत में सिर्फ यही कहते हैं कि क्या जनहितकारी योजनाएं भी अब चुनाव का समय देखकर बनेंगी? और अगर ऐसा होता है तो सरकारों की क्या विश्वसनीयता है? उनकी नीयत और नीति पर सवाल कैसे नहीं उठेंगे? चुनाव के पहले जो फ्री राशन फ्री राशन फ्री राशन का रट लगा लगा के जिन्होंने कान पका दिए, आज वो, और खूब झोले छपवाए, आज वो जनता पर एहसान लादने के बाद जनता का मुंह का निवाला, जनता की थाली पर प्रहार क्यों कर रहे हैं? और क्या यह माना जाए कि लोगों का पेट भारतीय जनता पार्टी सिर्फ वोट के लिए भर रही थी, और अब जब वोट का काम पूरा हो गया है तो लोगों को भूखमरी से जूझने के लिए छोड़ दिया जाएगा? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, केंद्र की मोदी सरकार को जरूर इनका जवाब देना चाहिए। क्योंकि अगर इनका जवाब नहीं आता है तो सरकार का कोई नैतिक हक नहीं है अगली बार मुंह खोलकर यह बोलने का कि हमने फला लोगों को फला राशन बांटा। I will make a very brief summary in English on this. Once elections are over in Uttar Pradesh, and this is a very important issue, the real face, the true colors of the BJP are visible. And it is visible because this is the same government that kept incessantly talking about free ration to people in Uttar Pradesh and elsewhere in the country. You ask them on economy, you ask them on finances, you ask them on interest rates, you ask them on joblessness, you ask them on anything. The only answer that they quoted was, we gave free ration. Yes, you did. You weren't giving free ration from the BJP's coffers. You were giving free ration which the farmers in this country produced, and that was at the disposal of this country because of the Food Security Act. But today, Uttar Pradesh government has taken a decision that there are people who are ineligible, quote unquote, ineligible for ration cards and are enjoying these benefits, and they need to return their ration cards. And we will share these documents with you. District magistrates and supply officers have issued various guidelines, and some of those guidelines are ridiculous because it says if you own a motorcycle, or if you are doing poultry, or if you indulge in fishery, or if you have no other source of income, you cannot have a ration card. I mean, the only question that comes to my mind is, in the middle of the pandemic, when people were losing their jobs, when they had no incomes, they may have had a motorcycle. But what use of that was that motorcycle? That motorcycle wasn't feeding them. But the callousness and the brazen attitude of the government doesn't just end there. The government then categorically goes on to say that if you do not submit your ration cards, you will be penalized. And retrospectively, at the price of 24 rupees per kg for wheat and 32 rupees per kg for rice, money will be taken back from you. It will be coerced back from you. And also, let me tell you, salt, edible oil, pulses, grams, some of those things that they gave before elections will be recovered retrospectively at market prices. And if you fail to do so, to ghar ki kudki hogi. The reality is, and there are two very important questions that arise out of this. If at all we agree with you, and if at all ration cards did go to ineligible people, who's responsible for that? Ration cards are issued by government officials. What is the action against those government officials if they indeed caused any loss to the exchequer because of their callousness? So why are you penalizing the poor? Why are you penalizing the people instead of penalizing the officials who are responsible if at all ration cards went to
the wrong people, the wrong beneficiaries. The second and the very important question is, why did you not wake up to this before elections? Before elections, you were busy printing bags with pictures of Yogi ji, pictures of Modi ji, going to every household, telling the whole world how you were distributing ration. Why did you do that? Why did you not wake up to this reality? Why suddenly a month later you have woken up to this reality and you're withdrawing free ration? The reality is that you do not know what to do. You've got stuck in your own conundrum. And I will make a very important submission here, which is that the Food Security Act of 2013 categorically specifies who will be the beneficiaries in which state. They leave it to the states to identify the norms for beneficiaries, but the percentage of beneficiaries is identified by the Food Security Act 2013, and according to the Food Grain Bulletin issued by the Government of India in April 2022, just last year, in UP 79.5% people in the rural areas qualify for be covered by the Food Security Act, and in the urban areas, over 64% people qualify to be beneficiaries of this Food Security Act. So if you are going to get people to submit their ration cards, how will you ensure that this number stays? How are you going to ensure that people are adequately covered by the Food Security Act? Because we are now going into the legal pitfalls of this. So we've got 6 pointed questions. Question number 1, what was the criteria when ration cards were being issued in Uttar Pradesh? Why has that criteria been changed retrospectively? If at all ration cards did go to the wrong beneficiaries, what sort of action is being taken against officials, and why are you taking action against poor people, and that too retrospectively? And if at all ration cards did go to ineligible people, how are the officials responsible for whatever loss to exchequer may have been caused? And more importantly, under the Food Security Act, how will the Uttar Pradesh government ensure that adequate people within the legal remits are covered by the Food Security Act? Because quite frankly, it raises the moot question and the moot point that we want to leave you with, which is that should governments be making policies, should welfare schemes be made in this country and will be made in this country, keeping elections in mind? And once elections are over, damn the people, let's move on. And that's exactly what is happening here. When elections were not happening, you were willing to distribute free ration to anybody, whether they were eligible, ineligible, wrongly eligible, I don't care. But once elections are over, you are actually attacking the poor at a time when 84% people have reported loss of income, unemployment levels are at over 8%, and this country is seeing unprecedented price rise. We will only urge the Modi government and the Yogi government to rethink, to stand by our people and to ensure that not a single Indian goes to bed hungry. Because with what they are doing, the next thing we will see after price rise and after unemployment is mass levels of poverty, which will lead to undernourishment and hunger. Thank you very much. राशन कार्ड के जिन मानकों को लेकर आपने सरकार पर हमला बोला है, कुछ ऐसे ही हमले जो है भाजपा खुद के सांसद वरुण गांधी ने कहा है। वरुण गांधी ने कहा कि अगर सरकार को ऐसे मानक सिर्फ चुनाव के बाद याद आएंगे तो सरकारें अपनी विस्तृत खो देंगी और सरकार को सिर्फ चुनाव में जनता की याद आएगी। चलिए, मेरी नहीं तो अपने सांसद की ही सुन लें। और ये सवाल सिर्फ उन्हीं के मन में नहीं आया है, ये सवाल हर उस हिंदुस्तानी के मन में आएगा जो ये चिंता करता है कि लोग भूख से, गरीबी से, गुर्बत से मरे नहीं। हंगर इंडेक्स में भारत 101वें पायदान पे है 116 देशों में, और उसके बाद अब आप लोगों से उनका खाना, उनका निवाला छीनना चाहते हैं। अर्थव्यवस्था ठीक होती, समृद्धि रहती, संपन्नता रहती, तो शायद आप ये रिव्यू कर भी सकते थे। ये राशन कार्ड आपने बांटे हैं, इस राशन कार्ड के बूथे पर आपने वोट लिए, इस राशन कार्ड का भद्दा ढिंडोरा पीट पीट कर एहसान लोगों पर आपने लादा, और अब बजाय अपने अधिकारियों को दंडित करिए, बजाय आप तरीके ढूंढिए कि कैसे ये खाद्य सुरक्षा बनी रहे, आप इसी को खत्म करना चाहते हैं। ये सच है कि जब कोरोना की महामारी आई थी, इस देश में 2 ही चीजों ने संजीवनी का काम किया था।
एक खाद्य सुरक्षा बिल था और दूसरा मनरेगा था, और दोनों पर ही भाजपा के नेताओं ने और प्रधानमंत्री ने पहले क्या टिप्पणियां करी हैं, ये सार्वजनिक रूप से अवेलेबल है, मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन यह सच है कि गरीब की थाली पर ठोकर मांगने का काम जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है वो सर्वथा गलत है, पाप है। ये राशन कार्ड के लिए घर की कुर्सी जब्ती करना, इसको आप कितना न्याय संगत मानती हैं, और क्या ऐसा हो सकता है कि जो लोग राशन कार्ड के बहुत सारे लोग हैं जो उसका गलत उपयोग करते हैं, तो सरकार इसके लिए मुझे ऐसा लगता है अगर कोई गलत उपयोग कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन डराकर धमकाकर क्या धमकियां दी जा रही हैं। अगर आपने राशन कार्ड जमा नहीं किया आपकी संपत्ति की कुर्की होगी, अगर आपने राशन कार्ड जमा नहीं किया तो वसूली होगी, और वसूली कैसे होगी? रिट्रोस्पेक्टिवली। जो राशन आपको मिल चुका है उसकी वसूली होगी। 24 रुपए प्रति किलो गेहूं, 32 रुपए प्रति किलो चावल, दाल, तेल और नमक की वसूली मार्केट रेट पर होगी। तो सबसे पहले तो यही गलत है, रिट्रोस्पेक्टिव वसूली कैसे करती? और क्या ये मानक थे जब राशन कार्ड दिया गया था? ये मानक कैसे बदले? और मानक क्या है? आपके सर पर अगर छत है तो आपको राशन नहीं मिलेगा। हो सकता है मेरे सर के ऊपर छत हो लेकिन मेरी कोई आय नहीं हो, मेरी कोई मजबूरियां हो, मेरी कोई नौकरी नहीं हो, और इसलिए मुझे राशन कार्ड पे फ्री का अनाज चाहिए, सस्ता अनाज चाहिए। मोटरसाइकिल है तो आपको नहीं मिलेगा। गांव में कितने घरों में मोटरसाइकिल होती है? उन घरों के लोगों से जाके पूछिए आय कैसे छिन गई है, रोजगार कैसे नष्ट हो गए। 2 जून की रोटी खाना मुश्किल है, लोग चावल उबालकर खाने को मजबूर हैं, और आप उनसे उनकी आय और नौकरी तो आपने छीन ही ली है, अब आप उनकी थाली में जो रखा थोड़ा बहुत खाना था वो भी छीन लीजिए। तो ये सर्वथा गलत है, ये कहीं किसी तरह से न्याय संगत नहीं है। ये सिर्फ एक दम्भी, अहंकारी, क्रूर सरकार कर सकती है जो वोट की राजनीति। वोट के लिए तो आपने बड़ा छपवाए थे झोले, अब वो झोले कहां गए? अगर इस पे कोई और सवाल हो तो ठीक है, अदरवाइज वी कैन टेक अनदर क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के नीमच में भंवर लाल जैन नाम के बुजुर्ग की यादगार पीट हत्या की गई। भाजपा के पूर्व पार्षद के पति ने कहा तेरा नाम मोहम्मद है, तेरा नाम क्या है, जल्दी को अपना नाम बता, अपना आधार कार्ड दिखा। जब नहीं दिखा पाया तो उसको इस कदर उसकी पिटाई की गई, उसकी भंवर लाल जैन की मृत्यु हो गई। मेरे सुनने में आया था कि कल प्रधानमंत्री जी ने कहीं पर कुछ बोला था कि देश में किस तरह की भाषा का उपयोग होना चाहिए, प्रेम और सौहार्द की भाषा होनी चाहिए, बंटवारे की नहीं होनी चाहिए। मुझे ऐसा लगता है दुनिया में ज्ञान बांटने के जगह अगर प्रधानमंत्री अपनी पार्टी के विषाक्त लोगों से थोड़ा ज्ञान साझा करें, थोड़ी अपनी मौन और चुप्पी तोड़ें जब धर्म और जाति के नाम पर लोगों को पीटा जाता है, नरसंहार होता है, तो शायद देश में ये सारी चीज़ें होनी कम हो जाएंगी। और मैं बार बार ये बात कहती हूँ कि ये जो सांप्रदायिकता की आग लगा रही है भाजपा, ये पूरी बस्ती में लगेगी, घर किसी का नहीं बचेगा। तो आज जैन जी की हत्या करी गई है, कल किसी और की करी जाएगी, पर इस नफरत को कहीं तो थमना होगा, क्योंकि नफरत किसी चीज का समाधान नहीं है, नफरत से कोई बच नहीं सकता है। डन हो गया। विदेश मंत्री इन बातों को तो काउंटर करें, अच्छी बात है, लेकिन विदेश मंत्रालय की जिस ब्रीफिंग में चाइना पर ढुलमुल बात करी गई थी, पहले उसका संज्ञान लें, उसका जवाब दें। आज चीन ने, और कल इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपको ये बात बोली भी गई थी और हमने एड्रेस भी करी थी, आज चीन ने एक पुल के बाद दूसरा पुल बना लिया, वांटेज पोजीशंस पर आज भी चीन बैठा है, उस पर विदेश मंत्री जी नहीं बोलते हैं। विदेश मंत्री जी से मैं एक और सवाल पूछना चाहती हूँ, चलिए आप डरकर चीन का नाम नहीं लेते हैं, चीन को आप लगातार 2 सालों से अपना सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर क्यों बनाते जा रहे हैं? और चीन को हम इतना धंधा दे रहे हैं जो कि हमारे अपने डिफेंस बजट से ज्यादा है, तो कहीं ना कहीं मोदी सरकार चीन की आर्मी को फंड कर रही है कि वो देश में बैठकर देश विरोधी गतिविधियां करे, क्योंकि अपने डिफेंस बजट से ज्यादा आयात आज आप चीन से कर रहे हैं। अगर जयशंकर जी मुझे इस बात का जवाब दे दें
तो मैं उनसे और भी सवाल पूछना चाहूंगी, लेकिन वो जवाब नहीं देंगे। और वो जवाब इसलिए नहीं देंगे क्योंकि इस सरकार के पास चीन का नाम लेने की हिम्मत नहीं है, सवालों का जवाब देने की हिम्मत नहीं है, इस देश की भूभाकीय अखंडता पर जो प्रहार हो रहा है उसका संज्ञान लेने की हिम्मत नहीं है। इनके पास हिम्मत सिर्फ यह है कि अगर कोई निडर और निर्भीक होकर सवाल पूछता है तो उसको अटैक करो एक ट्रोल बनकर। आप दो रुपल्ली के ट्रोल नहीं है, आप इस देश के विदेश मंत्री हैं, थोड़ी गरिमा बनाकर रखिए। जी मैम, कांग्रेस के जो कई नेता पिछले दिनों में पार्टी छोड़ी है, उन्होंने उसको लेकर शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना में चिंता जाहिर की है और कहा है कि स्थिति ऐसी हो गई है कि समझ में नहीं आ रहा कांग्रेस को शायद कि पैबंद कहाँ लगाए, इस कदर स्थिति खराब हो गई। उस पर क्या कहें? हम हर उस शुभचिंतक की चिंता का आभार करते हैं जो हमारे लिए चिंता करता है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस छोड़ के जाने वाले और कांग्रेस में रहने वाले दो बड़े विपरीत तरीके के लोग हैं। और यह हम लोगों ने पहले भी इस मंच के माध्यम से कहा है कि आज जो देश की राजनीति है, जिस फंडामेंटल तरीके से लोकतंत्र बदल रहा है, जिस तरह से पैसे का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग हो रहा है, जिस तरह से राजनीतिक प्रतिद्वंदियों को दुश्मन मानकर उनके साथ बर्ताव हो रहा है, वो कहीं ना कहीं इस फंडामेंटली रीशेपिंग द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन पॉलिटी एंड इंडियन सोसाइटी एंड इंडियन डेमोक्रेसी। और ऐसे में जो डटकर लड़ाई करेगा वो साथ रहेगा। और मेरा हमेशा से एक चीज का मानना है, शायद छोटे मुंह बड़ी बात होगी, आपको कांग्रेस में 1000 दिक्कतें हो सकती हैं, आप कांग्रेस में रह के हमारी कार्यशैली पर, हमारे नेतृत्व पर जरूर सवाल उठा सकते हैं, लेकिन आपको कभी निष्कासित नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर आप कांग्रेस का हाथ छोड़कर हमारी 360 डिग्री विपरीत आइडियोलॉजिकल पार्टी से जाकर हाथ मिलाते हैं और गलबैयां करते हैं तो कुछ तो मजबूरी जरूर रही होगी। धन्यवाद।